प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। नमस्कार, बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि नीतीश कुमार एनडीए में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। आपने देखा सदन के पटल पर एनडीए एकजुट दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आप यकीन मानिए एनडीए के भीतर भी रस्साकशी तेज है। कल दिलीप जायसवाल ने यह कहा कि एनडीए का नेतृत्व नीतीश कुमार करेंगे। मनोहर लाल खट्टर पहुंचे थे, उन्होंने भी कहा एनडीए का नेतृत्व नीतीश कुमार करेंगे और एनडीए के नेतृत्व में सरकार बनेगी। लेकिन सीएम कौन होगा, ये बात तो विवादों में है, पर असली विवाद क्या है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। हम आपको यह बता दें कि नीतीश कुमार ने सीधा सीधी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को यह मैसेज भिजवा दिया है कि हम आधी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। मतलब 243 में 121, 122 सीट पर हम अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं और बाकी का सीट आप और अपने घटक दलों में जिसमें चाहिए बांट लीजिए। दरअसल नीतीश कुमार ने तगड़ी चाल चली है। उनको यह बेहतर पता है कि अगर हम ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ेंगे तो ज्यादा सीटें हमारे पास होंगी, और ज्यादा सीटें हमारे पास होंगी तो हमारे बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी, और हमारे बगैर अगर किसी की सरकार नहीं बनेगी तो फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर मेरा ही दावा होगा। और दरअसल नीतीश कुमार इस बात को लेकर के बीजेपी पर लगातार दबाव बना रहे हैं, और नीतीश कुमार एक तरीके से यह भी सिग्नल दे रहे हैं कि अगर आप मेरी बात नहीं माने तो आरजेडी का दरवाजा खुला हुआ है। अब जरा गौर फरमाइए, ठीक 2 दिन पहले राबड़ी देवी विधान परिषद में क्या कहती हैं कि आप बीजेपी का साथ छोड़िए, हम आपके साथ आ जाते हैं। अब आप समझ लीजिए कि नीतीश के लिए लालू परिवार का प्रेम अभी भी कम नहीं हुआ। नीतीश के खिलाफ कितना भी तेजस्वी बोलने, थके हारे सीएम, तरह तरह की बात, लेकिन राबड़ी और लालू प्रसाद दोनों बाहें फैलाए हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि एनडीए के भीतर जो रस्साकशी है वो कब थमेगा, कैसे थमेगा, कहां थमेगा, क्या कुछ चल रहा है एनडीए के भीतर, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। क्योंकि हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ मेहमान जिनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार फैजान अहमद साहब जुड़े हैं, आपका बहुत स्वागत है। आप हमारे साथ जुड़े बिहार की बात कार्यक्रम में। साथ ही साथ हमारे साथ सुदीप प्रताप सिंह राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। प्रियदर्शी रंजन वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। फैजान अहमद साहब, सर मेरे पास जो जानकारी है हमने आपसे साझा की, आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार अपनी पोजीशनिंग का जोरदार फायदा उठाने के लिए जोरदार बार्गेन कर रहे हैं? आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, आपने जैसा कहा कि नीतीश कुमार ने ये मैसेज बीजेपी लीडरशिप को शायद भिजवाया है कि वो आधी सीटों पर, उनकी पार्टी जेडीयू आधी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बाकी आधी सीटों पर बीजेपी और एलजेपी और हम पार्टी जो है वो लड़ेंगे। इस तरह के बातें यहाँ भी सुनने में आई है। मैंने इस पर कुछ जेडीयू के नेताओं से, शीर्ष नेताओं से बात भी की है। देखिए, उन लोग का ये कहना है कि ठीक है, वो डिमांड तो बहरहाल होगा ही कि हमें कितनी सीट चाहिए। जब सीट शेयरिंग की बात होगी तो हमारी तरफ से भी होगा कि भाई हमें कितनी सीट लड़नी है और हमारी कहाँ कहाँ तैयारी है और हमको कहाँ कहाँ लड़ना है। लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है कि एक 43 एमएलए वाली पार्टी ये डिमांड करे अपने गठबंधन में कि हमको 120 122 सीट चाहिए। ये प्रैक्टिकल नहीं है और ये मुमकिन भी नहीं है। राजनीति में बहुत कुछ होता है। मैं बीच में एक सवाल, केवल आप ठीक कह रहे हैं प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है, लेकिन सवाल राजनीति में टाइमिंग का भी होता है और सवाल राजनीति में परिस्थितियों का भी होता है। नीतीश कुमार जानते हैं कि इससे बेहतर समय बार्गेन करने का कोई और नहीं हो सकता है, और इसलिए वो ठीक है 122 प्रैक्टिकल ना हो,
लेकिन 122 मांगेंगे तभी तो 110 मिलेगा, तभी तो 105 मिलेगा। 105 भी मिलेगा तो तभी तो ये दबाव बनेगा कि मुख्यमंत्री हम ही होंगे। आखिरकार एक तरफ ज्यादा मांग सीटों की करेंगे तो उसके एवज में और बहुत कुछ मिल सकता है, उसकी गारंटी एनडीए में जो बीजेपी मुख्य घटक दल है उसके तरफ से मिल सकता है। ठीक है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। क्या सूरत हाल बनती है, क्या सिचुएशन रहती है उस समय, वो उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। लेकिन अभी तक का जो गणित और जो कुछ जो सूरत हाल जो है उसमें यही है कि जेडीयू पूरी कोशिश ये करेगा कि उसको 100-105 सीटें मिले चुनाव लड़ने के लिए, और उतनी ही बीजेपी भी लड़े और बाकी जो है वो उसके 2-3 जो अलाइज हैं उनको वो मिले। और मुझे लगता है कि शायद बात इसी पर होगी, बात इस पर नहीं होगी कि हम सबसे ज्यादा सीट पर हम लड़ें, क्योंकि बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं होगी। ठीक है, बीजेपी को ये अंदेशा हो सकता है और होना भी चाहिए, ये भी मतलब कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं होगी कि हमारे सहयोगी हैं वो कहीं पाला न बदल लें, कहीं दूसरी तरफ नहीं चले जाएं। देखिए, हमने आपके प्रोग्राम में पिछली मरतबा भी कहा था कि नीतीश कुमार देश के ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिनके पास सरकार बनाने के लिए दो ऑप्शन रहता है। ये दो तरह का ऑप्शन और किसी को नहीं होता है, और वो ये दोनों ऑप्शन इस्तेमाल भी कर चुके हैं। तो ऐसी सूरत में बीजेपी को अगर कहीं ये अंदेशा है कि वो झटक जाएंगे या कहीं दूसरी तरफ चले जाएंगे, तो ये अंदेशा उसका गलत नहीं है। लेकिन मैं उसी लिए कह रहा हूं कि उनको इस तरह की सूरत न बने। कल भी देखिए मुख्यमंत्री ने फिर ये बात कही, और उन्होंने विधानमंडल में ये बात कही कि साहब मैं 2 बार इधर उधर चला गया, अब मैं तीसरी बार कहीं नहीं जाने वाला हूँ। पर ये तो एक बात है जो उन्होंने कई मरतबा प्रधानमंत्री के सामने भी कही है। तो मैं ये कह रहा था कि जो सीटों के बंटवारे की बात होगी वो एक क्रूशियल स्टेज होगा जरूर एनडीए में। और जो इंडिकेशन है कि साहब बीजेपी उनको पूरा सम्मान के साथ उनको सीट शेयरिंग में हिस्सा देगी। जहां तक एक और बात का जिसमें आपने कहा कि भाई बीजेपी पर प्रेशर और दबाव की राजनीति जो है वो नीतीश कुमार कर रहे हैं, तो देखिए मैं आपको ये बता दूं कि ये दबाव की राजनीति कोई आज नहीं है। नीतीश कुमार 2005 के नवंबर में जब वो पहली मर्तबा मुख्यमंत्री बने बीजेपी के साथ मिलकर, एनडीए के साथ मिलकर, तभी से उनका दबाव बीजेपी पर है। और उसी का नतीजा है, ये ऑफेंसिव कहें या इसको दबाव की राजनीति कहें, कि उसी का नतीजा है कि नीतीश कुमार लगातार मुख्यमंत्री बनते चले आ रहे हैं। सीटें कम होने के बावजूद भी वो मुख्यमंत्री बने हैं 2020 में। और यही वो दबाव की राजनीति है कि जिसकी वजह से आज उनका ये स्टेटस और उनका ये स्टेचर बना हुआ है। जी, दबाव की राजनीति की वजह से उनका स्टेटस और स्टेचर बना हुआ है। पर सवाल ये उठता है कि चिराग तो कह रहे हैं कि नीतीश ही सीएम होंगे, मांझी कह रहे हैं नीतीश ही सीएम होंगे, बीजेपी खुल करके नहीं कह रही है नीतीश ही सीएम होंगे। उनके नेतृत्व की बात स्वीकारती है लेकिन खुलकर नहीं कहती है कि नीतीश ही सीएम होंगे। ऐसे में नीतीश के पास जो वक्त है, जो समय है, इस समय का वो भरपूर लाभ उठाते हुए एक पिक्चर दिखा रहे हैं ना कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो लालू का दरवाजा खुला हुआ है, लालू प्रसाद हमें वेलकम करने को तैयार हैं। प्रियदर्शी रंजन, आपको नहीं लगता कि शायद ये आर्म ट्विस्टिंग का तरीका है जिसके जरिए मैक्सिमम सीटें वो बीजेपी से ले सकें, छीन सके? क्योंकि देखिए, मेरे पास जो जानकारी है उन्होंने क्लियर कट मैसेज दे दिया है, और क्लियर कट मैसेज बीजेपी के नेताओं को दिया है। तो बीजेपी के नेताओं ने कहा कि ठीक है, ये सत्र बीत जाने दीजिए, उसके बाद इस पर चर्चा होगी। नीतीश चाहते हैं जल्दी इस पर फैसला कर लीजिए, बीजेपी थोड़ा टाल रही है, विलंब कर रही है, देर कर रही है, क्योंकि बीजेपी को इसी में भलाई नजर आती है। आप कैसे देख रहे हैं इसको? भारतीय जनता पार्टी अटैकिंग है। बहुत लंबे अरसे के बाद नीतीश कुमार के मसले पर हमेशा ऑफेंसिव रहने वाली भारतीय जनता पार्टी हाल के दिनों में बेहद अटैकिंग हुई है। नीतीश कुमार जिस बड़े मनोबल के साथ एनडीए में रहते थे, अब वैसा मामला नहीं है।
लेकिन फिर भी एक सवाल लोग पूछ लेते हैं कि अगर ऐसा था तो लोकसभा चुनाव में जो 2024 में हुआ, जनता दल यूनाइटेड को इतनी सीटें एनडीए में बिहार में कैसे मिल गई? देखिए, उस समय स्थितियां अलग थी। उस समय किसी तरीके से केंद्र में सरकार बनाना था और भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता में हमेशा से केंद्र की सरकार रही है। राज्य की सरकारें उसके बाद आती हैं। इसी लिहाज से आप देखिए कि उस समय बहुत बार्गेन नहीं भारतीय जनता पार्टी कर पाई, या नीतीश कुमार जो चाहते थे वैसा हो गया, उनके मनोनुकूल चीजें हो गई। लेकिन जब विधानसभा की बारी आई है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अब नहीं, बहुत हो गया, बहुत दिनों से हम लोग नीतीश कुमार को उनकी मनमानियों को बर्दाश्त कर रहे हैं, ढो रहे हैं, मान रहे हैं। अब हमें भी मौका चाहिए कि नीतीश कुमार दूध का कर्ज उतारें। भारतीय जनता पार्टी का जो दूध का कर्ज है नीतीश कुमार पर, उसको उतारें। ये सही मौका है, क्योंकि नीतीश कुमार अब नेपथ्य में चले जाएंगे राजनीति में। जिस तरीके से उनका स्वास्थ्य भी साथ नहीं दे रहा है, अगर वे सक्रिय भी रहे तो उनकी उतनी बड़ी भूमिका नहीं रह जाएगी। तो ये मौका है, भारतीय जनता पार्टी मौका मान रही है कि नीतीश कुमार को जो हमने सींचा है, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने ही सींचा संवारा है। बिहार में कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के बगैर नहीं रह सकती है, लेकिन सच्चाई इसके उलट है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के बगैर यहाँ तक पहुंच ही नहीं सकते थे। उनको 1995-96 का घटनाक्रम याद करिए। समता पार्टी के गठन के बाद इनकी स्थिति, समता पार्टी की स्थिति क्या थी? भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के बाद नीतीश कुमार का उड़ान तय हुआ। समता पार्टी के साथ गठबंधन हुआ, फिर 2000 का प्रकरण याद करिए, जिस तरीके से नीतीश कुमार को शपथ दिला दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के उस समय भी समता पार्टी से दोगुनी सीटें थीं, इसके बावजूद शपथ दिलाया गया। 2005 में भी देखिए अधिक से अधिक सीटें गठबंधन के भीतर, एनडीए गठबंधन के भीतर, तब जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार हो गए थे, तो वहां पर इनको दी गई। उसके बाद 2010 के बाद देखिए, 2010 के बाद लगातार नीतीश कुमार का ग्राफ गिर रहा है। नीतीश कुमार का ग्राफ इस तरीके से गिर रहा है कि 2010 तक ये नंबर 1 पार्टी थे। ये 2005 में भी बड़ी संख्या में थे, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें इनके पास थी, 2010 में भी थी, और नंबर 1 पार्टी थे। लेकिन उसके बाद 2010 के बाद 2015 और 2020 दो बिहार विधानसभा चुनावों में आप देख लीजिए नीतीश कुमार का गिरावट हुआ है। 2015 में भी ये नंबर 2 की पार्टी थे, और 2020 में ये तो नंबर 3 की पार्टी बन चुके हैं। इसलिए हाथ से भारतीय जनता पार्टी यह मान करके ये भी चल रही है कि इनकी लोकप्रियता गिरी है। नहीं, वो मान करके देखिए, बात मान करके चलने की नहीं होती है। बात ये होती है, ठीक है आप मानिए लोकप्रियता गिरी है, लेकिन फिर अब लोग ये भी तो कह रहे हैं कि भाई 2024 में आपकी सरकार बनी है तो नीतीश के दम पे ही सरकार बनी है। आप अकेले सरकार नहीं बना पा रहे थे। नायडू और नीतीश के दम पर आप सरकार बना पाए। और बार बार नीतीश कुमार के क्रिटिक्स जो भी कहें, लेकिन जब भी नीतीश कुमार पर सवाल उठता है, नीतीश कुमार अपनी प्रासंगिकता कायम कर देते हैं। सवाल यही है ना, अभी नीतीश इंपॉर्टेंट इसलिए हो गए हैं क्योंकि नीतीश कुमार की जरूरत केंद्र में भी है। हमारे साथ मृत्युंजय शर्मा भी जुड़ गए। सुदीप, क्या 122 सीट जो नीतीश मांग रहे हैं, ये आपको लगता है कि ये अनाप शनाप मांग है? क्योंकि इसके पीछे हो सकता है, इस मांग के पीछे नीतीश चाहते होंगे कि मैक्सिमम बार्गेन किया जा सके, चाहे सीएम पद को लेकर के हो, चाहे सीटों को लेकर के हो। पंकज जी, बार्गेनिंग टैक्टिक्स ही है। और इसके अलावा एक और चीज है, कहीं ना कहीं ये मैसेज जा रहा है जनता में कि भारतीय जनता पार्टी अब बड़ा भाई बनने वाला सिनेरियो में है। तो नीतीश कुमार ये भी मैसेज देना चाह रहे होंगे कि अभी भी नीतीश कुमार जी वैसा ही हैं जैसे पहले हुआ करते थे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 122 सीट पे जेडीयू को भारतीय जनता पार्टी एनडीए में मिलेगा और इस तरह से एकदम फ्री हैंड दिया जाएगा। वो मुझे लगता है कि मिला जुला के वो पिछले बार का जो सीट शेयरिंग फार्मूला था उसी लेवल पे आएंगे। उस पर डिपेंड करता है कि वीआईपी का क्या होता है और ये सब सिनेरियो है। चिराग पासवान भी जो कह रहे हैं कि 50-60 सीट पे लड़ूंगा, वो भी एक बार्गेनिंग टैक्टिक्स ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। और देखिए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कोई ना कोई हिडन कार्ड तो इस बार रखे होंगे, क्योंकि 2 बार 3 बार अब झटका खा चुके हैं नीतीश कुमार से। और जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी एग्रेसिव हो रही है, अपने आप को असर्ट कर रहा है, वो कोई बिना स्ट्रैटेजी का तो हो नहीं सकता है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि हम असर्ट कर दिए और जब उसका कॉन्सिक्वेंसेज आए तो पता चला कि हम लोग तो फिर से वही हालत पे आ गए।
तो कहीं ना कहीं जो भी का हिडन कार्ड हो, वो कार्ड भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छी तरह से स्ट्रेटेजाइज करके अपने पास रखा है। और इस परिस्थिति में जबकि लगे कि एकदम ब्रेक होना है, तो भारतीय जनता पार्टी का इस बार अपर हैंड होना चाहिए, ऐसा लगता है। और मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए और जेडीयू का एक साथ होगा मिलन, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार के अलावा भी तो बहुत सारा फैक्टर है, जिनके सारे नेता हैं, दो नहीं मंत्री हैं, नहीं, उन लोगों का भी तो सोच आप देखेंगे ना, उन लोगों का भी सपोर्ट देखेंगे ना। उन लोगों का सपोर्ट या उन लोगों का माइंडसेट है कि बीजेपी के साथ रहना है, आरजेडी के साथ रह नहीं, के बीजेपी सेंटर के से साथ मिलने वाला तो है सुदीप, नहीं। बीजेपी के साथ रहना है, ये बात ठीक है, लेकिन बीजेपी भी जिस तरीके से एग्रेसिवली खेल रही है मृत्युंजय जी, अब देख लीजिए नालंदा में कुशवाहा को मिनिस्टर बना देना, मंटू पटेल जो कुर्मी सम्मेलन कराता हो उसको मंत्री बना देना, ये तो साफ साफ आप जेडीयू को चुनौती दे रहे हैं ना। एक जेडीयू के भीतर बड़ा वर्ग है जो बीजेपी की इस चाल से खुश नहीं है, आपको हम बता दें, और इसीलिए वो अपने इंटरेस्ट में निशांत कुमार को आगे करता है कि पार्टी का फ्यूचर कौन है, तो निशांत कुमार। हम आपको ये भी बता दें कि पहला दिन जब सेशन शुरू हुआ और स्पीकर के ऑफिस में सब लोग बैठे हुए थे, तो नीतीश अपने नेताओं से कह रहे थे कि पता नहीं क्या अजब गजब की बात मीडिया चला रहा है, निशांत का नाम रख रहा है। ये मैं अपने सोर्सेस के जरिए आपको बता सकता हूं कि नीतीश इस बात को डिनाई कर रहे थे, लेकिन आप देख लीजिए निशांत को आगे करने में कौन लोग हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनके परिजन हैं। फ्रेम में अक्सर आपको वही 5, 7, 8 चेहरे नजर आएंगे। आखिरकार श्रवण कुमार से आप बात करें तो वो खुशी जाहिर करते हैं कि बड़े परिपक्व हैं, राजनीति की समझ बहुत अच्छी है। सवाल ये उठता है कि एनडीए के भीतर भी खेल तो चल रहा है ना, और खेल है सीटों का, खेल है मुख्यमंत्री की कुर्सी का। मुख्यमंत्री की कुर्सी किसको मिलेगी, ज्यादा सीटें कौन जीतेगा, इसलिए पहली लड़ाई तो कितनी सीटें कौन लेगा इसी पर है मृत्युंजय जी। और जो मेरे पास जानकारी है, नीतीश ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को मैसेज भेज दिया है 122 सीट, बाकी पे आप सब लोग मिलकर के लड़ लीजिए। ये हो सकता है बार्गेनिंग टैक्टिक्स हो, लेकिन बात कहां पर जाकर रुकेगी? जी पंकज जी, राजनीति का सबसे पहला नियम है कि जब तक कोई घटना घटित ना हो तब तक आप उसे मीडिया में डिनाई करते रहिए। तो आपने कितने नेताओं को ऐसे देखा होगा जिन्होंने किसी एक पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हैं और उसके 1 घंटे पहले उनसे पत्रकारों ने पूछा है कि आप क्या पार्टी बदलने जा रहे हैं, और वो ना कहते हैं। निशांत जी के संदर्भ में भी ये लागू होता है। मुझे लगता है जिस दिन भी निशांत जी पार्टी ज्वाइन करेंगे, जो मुझे अब बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी का इवेंट लगता है, जिस दिन भी वो ज्वाइन करेंगे उसके पिछले दिन तक भी यही चलता रहेगा कि इस प्रकार की कोई बात नहीं है, और फिर एक दिन से अचानक उन्हें पार्टी ज्वाइन कराया जाएगा और कुछ ना कुछ एक महत्वपूर्ण पद दिया जाएगा, जो मेरी समझ है। दूसरी बात पे आते हैं कि सीटों का बंटवारा को लेकर, देखिए भाजपा की तरफ से बहुत क्लियर है कि भाजपा कभी भी जब सोचती है तो सिर्फ एक आने वाले इलेक्शन का नहीं सोचती। आप देखेंगे वो थोड़ा लंबा सोचती है, आने वाले इलेक्शन का, फिर उसके अगले कम से कम 5-10 सालों का भी सोचती है कि किस प्रकार से इस राज्य में जो हमारा जनाधार है, जो एग्जिस्टिंग है, वो तो रह ही रहे, और हम अपना जनाधार कैसे बढ़ा पाए। और इसलिए आप राष्ट्रीय राजनीति में भी देखते होंगे कि पश्चिम बंगाल ले लीजिए, तमिलनाडु ले लीजिए, केरला ले लीजिए, वो हमेशा अपने वोट परसेंटेज की बात करेंगे। कई चुनावों में पता होता है कि हम शायद 1 भी सीट ना जीते, 2 सीट जीते, लेकिन फिर भी वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए एड़ी चोटी लगा देते हैं। बिहार में भी यही होगा। और मुझे लगता है पंकज जी, जो अभी शुरुआती दौर, ये बहुत शुरुआती दौर है सीटों का बंटवारा को लेकर। अगर चुनाव अपने निर्धारित समय पे होती है तो अभी बहुत ज्यादा समय है। सीटों का बंटवारा मुश्किल से, जब आचार संहिता लागू होती है उसके कुछ दिन आगे पीछे मुश्किल से सीटों का बंटवारा तय होता है। अभी से ये जो संख्याएं आ रही हैं मीडिया के माध्यम से, इनफॉर्मल सोर्सेस के माध्यम से, मुझे लगता है ये बस प्रेशर पॉलिटिक्स है। दोनों जो बड़ी पार्टियां हैं एनडीए घटक दल की, इनफैक्ट दूसरी तरफ भी आप इंडी गठबंधन में भी देखेंगे, राजद या कांग्रेस के बीच भी, तो अभी से ये एक प्रकार से वो प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा सीटें ले पाऊं। 122 बोलने का, अगर 122 बोला भी गया है तो बोलने का लॉजिक यही होगा कि पिछली बार हम 122 में लड़े थे, वो चिराग और बाकी सबको तो आप लेके आ रहे हैं, आपको एडजस्ट करना है कि उसी में किसी प्रकार से एडजस्ट कीजिए। अगर वो 100 बोलेंगे और फिर 100 पे ही रह जाएंगे तो फिर तो कोई बार्गेनिंग ही नहीं हुई। तो इसलिए वो 122 से शुरू करके फाइनली, जो सुदीप जी बोल रहे थे, मेरी भी समझ यही है, फैजान जी बोल रहे थे कि बहुत ज्यादा अंतर नहीं आने वाला। आप देख लीजिएगा जो एनडीए का
पहले का फॉर्मूला रहा है, 100 और बाकी के 43 में जितने भी बाकी घटक दल है, चाहे वो चाहे वो रामविलास जी की पार्टी हो, चाहे वो हम हो, चाहे वो कुशवाहा जी की पार्टी हो, बाकी सब उसी में एडजस्ट होंगे। ये ब्रॉड है। लेकिन एक चीज जो आप देखेंगे पिछले 2-3 महीने में बहुत क्लियरली कि इस एनडीए में जेडीयू और बीजेपी दोनों ही बहुत संभल कर चल रहे हैं। पंकज जी, पहले क्या हुआ है, 2-3 बार आपने देखा होगा कि थोड़ी सी भी डिसएग्रीमेंट हुई, प्रेस में कोई बयान चला गया, फिर नीतीश जी दिल्ली चले गए, फिर पलट गए। इस बार आप देखेंगे बहुत सजगता से, जैसे आप देखिए प्रगति यात्रा देखिए, नीतीश जी की पूरी प्रगति यात्रा में हर स्टेज में कोई ना कोई बीजेपी का नेता आपको साथ दिख जाएगा, बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टीज के नेता भी आपको साथ में दिख जाएंगे। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री का दौरा होता है, वहां पे देखिए कैसी कमारेडेरी होती है प्रधानमंत्री नीतीश जी में। अगले दिन नड्डा जी पटना पहुंचते हैं और नीतीश जी तुरंत नड्डा जी से मिलने वहां पहुंच जाते हैं। उसके अगले दिन तुरंत बीजेपी के साथ मिनिस्टरों को कैबिनेट में घुसा दिया जाता है। तो एक प्रकार से दोनों पक्ष करीब करीब ये समझ रहे हैं कि अगर इस गठबंधन में हल्की सी भी दरार आई, डिसएग्रीमेंट आई, वो दिख गई, तो सत्ता में आना फिर संभव नहीं होगा। सत्ता में आना तभी तक संभव है जब हम साथ हैं। और इस चीज की अहमियत को दोनों पार्टियां बहुत स्ट्रांगली समझ रही है, नीतीश जी भी समझ रहे हैं, भाजपा भी समझ रही है। इसको समझते हुए कैसे वो अपना जनाधार बढ़ा पाए, इसको समझते हुए कैसे वो बिना बड़ा डिसएग्रीमेंट्स के थोड़ी अपनी सीटों की मांग बढ़ा पाए, नए क्षेत्रों में घुस पाए। जैसा आपने कहा कि कुशवाहा समाज में, कुर्मी समाज में भी भाजपा घुसने की कोशिश कर रही है, क्योंकि फिर से मैं वही बोल रहा हूं, भाजपा इस चुनाव का नहीं देख रही है, वो देख रही है कि 5 साल बाद क्या, 10 साल बाद क्या, कि अगर जदयू रहती है ना रहती है, तब भी थोड़ी पकड़ तो इन जातियों पे भाजपा की खुद की भी होनी चाहिए। वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती है कि इस जाति की वोट तो इस, जैसे अगर पासवान के भी वोट्स आने हैं पासवान जाति के, तो वो कभी भी चिराग पासवान पे डिपेंडेंट नहीं रहेगी। उसके अपने भी पासवान के नेता होंगे जो वो खड़ा करने की कोशिश करेगी, ताकि कल को अगर कुछ भी हो तो उसका भी एक जनाधार हो इस जाति के बीच। तो मेरे ख्याल से इसी स्ट्रैटेजी से दोनों पार्टी आगे बढ़ रही है, और अभी तक मुझे लगता है कि ये जो पूरा गठबंधन है बहुत सेफली, कॉशियसली चल रहा है, और आगे भी शायद ऐसे ही चलते रहेगा। चलिए, पर इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जो कि मैं चाहूंगा अपने दर्शकों को देना चाहूंगा। ठेकेदार एसपी सिंगला डिबार आरसीडी छोड़ने से पहले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कर दी बड़ी कार्रवाई। तो आप ये जान लीजिए कि सिंगला को डिबार कर दिया गया है, जो मेरे पास खबर आई है। जब वो मंत्रालय छोड़ रहे थे उससे पहले ही उन्होंने डिबार कर दिया था। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस कार्रवाई के बाद ये कंपनी किसी दूसरे टेंडर में शामिल नहीं हो सकती है। और मालूम है आपको कि अगवानी घाट पुल गिरने के मामले में एजेंसी एस सिंगला दोषी पाई गई है, ये विजय सिन्हा का कहना है, जो हमारे पास खबर आ रही है। और इसीलिए उनको डिबार करने का आदेश विजय सिन्हा ने दिया था। संबंधित इंजीनियर पर कार्रवाई के भी आदेश दे दिए गए थे। बहरहाल ये तो खबर थी जो हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाया है। फैजान अहमद साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, नीतीश भले ही कहें 2 बार हमने गलती की अब नहीं करेंगे, तो नीतीश कहते कुछ हैं करते कुछ और हैं। उन्होंने बीजेपी के लिए कहा था मिट्टी में मिल जाऊंगा, आपके पास आऊंगा नहीं। और जब जब वो इस तरह की बात करते हैं पलटी बड़ी आसानी से मार देते हैं। आपको नहीं लगता कि जैसे बीजेपी कुशवाहा समाज में, ये देख लीजिए कुर्मी समाज में सेंधमारी करने का प्रयास कर रही है, उससे जेडीयू सजग नहीं होगी? आखिरकार किसी के आधार वोट बैंक में आप सेंधमारी करना चाहेंगे तो निश्चित तौर पर वो पार्टी सजग तो होगी ना। आपको याद होगा पिछली बार सरकार गिरी थी तो नीतीश कुमार ने क्या कहा था? जेपी नड्डा आए और उन्होंने कह दिया कि जो रीजनल पार्टी है वो अब खत्म हो जाएगी। आप रीजनल पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए हमने आपका साथ छोड़ दिया, आप हमारे खिलाफ ही काम करने लगे। तो अभी जिस तरीके से बीजेपी मंत्री पद दे रही है, तमाम जातियों को समाहित की, और उसके बाद जो बीजेपी खेल खेल रही है, आपको नहीं लगता कि जेडीयू को यह बात चुभ रहा होगा? और जेडीयू कहीं ना कहीं भले ही मौके की ताक में हो, लेकिन निश्चित तौर पर बीजेपी के इस मूव से जेडीयू कंफर्टेबल नहीं होगी। सही है कहना आपका। और वैसे भी चाहे वो कितना ही अच्छा अलायंस हो और कितना ही उसमें हो कि बहुत अच्छी तरह से सरकार भी चल रही है, टोटल सेटिस्फेक्शन तो नहीं होता है जितनी भी पार्टियां हो। आज हो सकता है जेडीयू बहुत सेटिस्फाइड नहीं हो सकता है हिंदुस्तान अवामी मोर्चा भी बहुत सेटिस्फाइड नहीं हो, चिराग पासवान की पार्टी भी बहुत सेटिस्फाइड नहीं हो बीजेपी के
वो जिस तरह से उनको रखा गया है ऐसे, और वो शिकायतें कभी-कभी सामने भी आ जाती हैं, चाहे चिराग पासवान ये सॉरी जीतन राम मांझी ने तो कहा भी इस तरह की बातें। लेकिन ये सही है कि पार्टियां अपने-अपने उसमें रहती हैं कि भाई हमें कहाँ मौका मिले और हम कहाँ सेंधमारी करें और कहाँ किसको कमजोर करें। कमजोर करने में वो ऐसा नहीं कि अपोजिशन को कमजोर करें, वो अपने सहयोगी पार्टियों को भी कमजोर करने में पीछे नहीं हटते हैं, बल्कि पहला तो उनका निशाना शायद अपनी सहयोगी पार्टी होता है जहां तक कमजोर करने की बात होती है। तो ये तो मतलब सूरत हाल तो बहरहाल अलायंस में, चाहे बिहार में जितना भी अच्छा अलायंस, जो भी कहें बीजेपी के नेता कहें या जेडीयू के नेता कहें कि बहुत सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, वो वैसा ठीक ठाक होता नहीं है दरअसल अंदर अंदर। क्योंकि अंदर अंदर हर पार्टी यही चाहती है कि मेरी अपनी पकड़ हो, मेरी अपनी ताकत हो, मेरी हम ही नंबर वन। तो उस नंबर वन, अब आप फिर मैं उसी बात पर आता हूँ कि नंबर वन पार्टी के लिए ही ये तरह तरह के टैक्टिक्स और इलेक्ट्रल प्रेशर और ये सब अपनाए जाते हैं। तो चुनाव का साल है ये, ठीक है, अभी 6-7 महीना चुनाव में बचे हुए हैं, और आप इसको भी बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते, इस ऑप्शन को बिल्कुल बंद नहीं कर सकते हैं कि वो पाला नहीं बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, या उन्होंने जो कुछ भी कहा उसका वो करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन बहरहाल राजनीति में ये पॉसिबल है और बिहार में ये कई बार हो चुका है, इसलिए इसको नजरअंदाज हम लोग नहीं कर सकते हैं। हो सकता है नहीं भी हो सकता है नीतीश कुमार को लगे कि भाई अब ये मेरा फैग एंड ऑफ कैरियर है, तो अब कहाँ जाना है, तो इसी में रह करके वो अपना प्रेशर दे करके और देखें कि भाई हम अपनी ताकत को और अपनी हैसियत को बना करके रखें। लेकिन दूसरी जगह भी जाने में उनको उसी वक्त होगा जब बिल्कुल ही वो मजबूर हो जाएंगे। बीजेपी में उन्हें ऐसा लगेगा कि बिल्कुल उन्हें ह्यूमिलिएट किया जा रहा है या उन्हें कॉर्नर किया जा रहा है और उनकी कोई हैसियत नहीं दी जा रही है उनको, तो वो उसको थोड़ा छोड़ने में कोई उनको तामुल नहीं होगा, कोई देरी नहीं लगी। आप सर जो अभी सर वीडियो भी जो सर दिखा रहे मैं हैं, सर तो मैं इंडिया एक एयरलाइंस का वीडियो दिखा रहे हैं, उसको भी छोड़ने में उन्हें समय नहीं लगा था। सर मैं एक जी सवाल आपसे आपसे पूछना चाहूंगा। कल मैं तेजस्वी यादव का स्पीच सुन रहा था। तेजस्वी यादव सदन से बाहर लगातार एक चर्चा करते थे, डीके बोस टैक्स, और मुझे उम्मीद थी जिस तरीके से वो कह रहे थे कि मैं डीके बोस टैक्स का खुलासा करूंगा, हमारे पास प्रमाण है। उनके प्रवक्ता खुल करके कहते थे कि एक अधिकारी को ईडी ने डरा दिया और उस अधिकारी ने नीतीश कुमार को डरा करके महागठबंधन से बाहर निकाल दिया, एनडीए में लेकर के चले गए। सवाल ये उठता है कि कल, क्योंकि ये बात सच है कि बिहार में लोग अफसरशाही से परेशान हैं और इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि करप्शन भी पीक पर है, भ्रष्टाचार पीक पर है, ग्राउंड लेवल पर अगर आप ब्लॉक जाएं भ्रष्टाचार चरम पर है। लेकिन तेजस्वी यादव अब उन अफसरों के खिलाफ कुछ भी बोलना बंद कर दिए। क्या तेजस्वी यादव को अभी भी होप है क्या? वो अफसर जो सरकार किधर बनेगी, नीतीश क्या करेंगे, सारे फैसले वो लेते हैं, दरअसल दबी जुबान में अब उनको उड़ीसा का पांडियन कहा जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या तेजस्वी भी मुंह चुप कर रहे हैं, तो इसके पीछे आप कोई रणनीति देख रहे हैं क्या? आप तेजस्वी के जिस भाषण का आप वो जिक्र कर रहे हैं, कल मैं विधानसभा में था, कल सदन में, तो वो मैंने भी सुना उस बात को। लेकिन उन्होंने ये कई बार कहा कि ये मेरा एकेडमिक भाषण है और मैं ऐसी वैसी कोई बात नहीं करूंगा, और मैं कहते इसीलिए शायद ये वजह रही हो कि उन्होंने इस तरह की बातें, कोई पर्सनल अटैक या कुछ पर्सनल बातें नहीं सर, कही हो किसी बात भी पर्सनल अटैक की नहीं है, बात आम जनता से जुड़े मुद्दे की है। मुझे लगता है कि 2005 से पहले की चर्चा करके
उन्होंने एक पॉलिटिकल ब्लंडर किया जो मैं समझ पा रहा हूं, क्योंकि उस गड्ढे को जितना खोदेंगे उनसे उनका नुकसान होगा। अभी जो वर्तमान माहौल में जनता जिस बात से सबसे ज्यादा पीड़ित है और जिस बात से सबसे ज्यादा परेशान है, अगर वो उठाए होते तो मुझे लगता है कि जनता के दिलों को ये ज्यादा टच कर रहा होता। विशेष आप बताएंगे। जी नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि शायद वो इंडिविजुअल कोई नाम नहीं लेना चाह रहे होंगे उस समय, किसी पदाधिकारी या किसी भी अफसर या किसी भी नेता का। तो क्योंकि वो बार बार ये बात कह रहे थे कि ये एकेडमिक डिस्कशन के लिए मैं फैक्ट्स और फिगर मैंने बहुत ही स्टडी किया है और सब किया है। हालांकि वो अपने भाषण में आपने एक बात पॉइंट आउट की, ये 2005 से पहले वाली बात का जो उन्होंने किया। एक बात और भी उन्होंने बहुत सही नहीं कहा, जो एकेडमिक डिस्कशन बहरहाल नहीं था कि आपके बाप कौन थे और आपके बाप कौन थे। जो सम्राट चौधरी के साथ उन्होंने जो कुछ कहा वो भी एकेडमिक डिस्कशन बहरहाल नहीं था, और उसकी वजह से जो उनके स्पीच का जो स्टैंडर्ड जो एक बना था वो थोड़ा सा उसमें कमी आई। उसमें कमी आई है। मृत्युंजय जी, आपको लगता है कि तेजस्वी का यह ब्लंडर था, या आपको यह लगता है कि तेजस्वी अभी भी इस उम्मीद में बैठे हैं कि नीतीश कुमार और उनका जो क्लोज क्वार्टरी है उसको ज्यादा टारगेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि सीटों के बंटवारे में अगर कुछ गड़बड़ी होती है एनडीए में तो शायद अभी भी अपॉर्चुनिटी बाकी है। इसीलिए रबड़ी इनविटेशन भी दे रही थी कि नीतीश आप बीजेपी छोड़िए, हम आपके साथ आ जाएंगे। अभी भी परसों की बात है। जी पंकज जी, मुझे लगता है कि पॉलिटिकल मेच्योरिटी की अगर बात करेंगे और जो एक पॉलिटिकल श्रूडनेस होता है उसकी बात करेंगे, जो लालू जी में दिखती है, राबड़ी जी ने भी थोड़ा सा इनहेरिट किया क्योंकि वो सत्ता में इतने दिनों तक रही है। मुझे लगता है उस चीज की कमी अभी थोड़ी तेजस्वी जी में। और मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप देखिए जहां बार बार लालू जी ने बहुत खुले शब्दों में कहा है कि नीतीश जी का स्वागत है, राबड़ी जी ने कहा है, तेजस्वी के आप भाषणों को अगर सुनेंगे तो हर बार किसी न किसी प्रकार से कहते हैं कि नहीं अब तो दरवाजे बंद है, किसी प्रकार से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। वो बहुत क्लियर है, उनके समर्थक बहुत क्लियर है कि वो चीफ मिनिस्टर पद के उम्मीदवार है। और जब ये क्लैरिटी है तब इसका मतलब है कि वो ओपन नहीं है इस पॉसिबिलिटी को लेकर कि नीतीश जी के साथ गठबंधन हो सकता है। दूसरी चीज, जिन मुद्दों को उठाने की आप बात कर रहे हैं, मुझे उसमें भी अभी थोड़ा सा लगता है कि कई बार वो डिरेल हो जाते हैं। जैसे आपने खुद ही कहा 2005 के पहले का मुद्दा उठा दिया। एक मैं और देख रहा था, उन्होंने आजकल एक मुद्दा उठाया 36 बनाम 75 का। वो बार बार ये कह रहे हैं कि मैं 36 साल का हूं इसलिए मेरी बातों पर विश्वास कीजिए, मुझे लंबा करियर खेलना है। और नीतीश जी तो 75 वर्ष के हो गए। लेकिन वो ये गड़बड़ा रहे कि जैसे ही वो इस कंपैरिजन में घुसेंगे, वो नीतीश जी के साथ खुद को कंपेयर करवाने की कोशिश करने लगेंगे, बाकी फैक्टर्स में भी कंपेयर होने लगेगा। उम्र सिर्फ एक तकाजा नहीं हो सकता कंपेयर करने का। फिर उनके शिक्षा की कंपैरिजन होने लगी कि नीतीश जी एक इंजीनियर है, इनकी शिक्षा क्या है। फिर दोनों के पर्सनल इंटेग्रिटी की चर्चा होने लगी कि नीतीश जी पर आज तक एक भ्रष्टाचार का की दाग नहीं है, इनके और इनके परिवार पे आप देख लीजिए। फिर इस पे चर्चा होने लगी कि नीतीश जी संघर्ष राजनीति में है और इनको देखिए परिवारवाद में राजनीति मिला है। तो वो भी मुझे लगता है कि एक बहुत गलत एंगल पे लेके जा रहे हैं। इनको अगर खुद से कंपेयर ही करना था तो नई पीढ़ी के राजनेताओं से कंपेयर करना चाहिए। ये कहना चाहिए था कि अब नई नई पीढ़ी आ रही है और इसको इसको मौका देना चाहिए। नीतीश जी से कंपैरिजन करके या 2005 से पहले की चीजों को डिफेंड करके वो फिर से उसी जाल में घुस रहे हैं, और जिससे आरजेडी का सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से नुकसान होने के चांसेस है, ये मुझे लगता है पंकज जी। आपको लगता है? बहरहाल जो भी हो, लेकिन जहां तक एकेडमिक भाषण में उन्होंने परिवारवाद की भी चर्चा की और उसमें उन तमाम नेताओं का नाम गिना दिया, और उसके बाद नीतीश मिश्रा के पिताजी भी आ गए। ये सारी बातें कल हुई तो समहाउ अपना अपना ओपिनियन होता है। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात यह है जो मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा, अभी भी नीतीश कुमार चिराग पासवान से बहुत खुश नहीं है। प्रियदर्शी रंजन, आप हैरान हो जाएंगे कि चिराग पासवान को बहुत ज्यादा सीटें देने के पक्ष में नहीं है नीतीश कुमार, जबकि एक आम इंप्रेशन ये है कि चिराग पासवान से अब सब ठीक हो गया है, नीतीश कुमार खुश हैं। नीतीश कुमार के दिल में अभी भी ये बात है कि पिछली बार हम तीसरे नंबर की पार्टी रहे थे तो चिराग पासवान जिम्मेदार है। कैसे देखते हैं आप? देखिए, नीतीश कुमार माफ करने वाले नेता नहीं है। उनके राजनीतिक इतिहास पर गौर करें तो जो उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहे हैं या जो उनको नुकसान पहुंचाया है, उनको नीतीश कुमार ने कभी माफ नहीं किया है। चाहे पार्टी के भीतर ही आप देख लीजिए, कहा जाता है कि जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेता से अदावत हो गई थी नीतीश कुमार की, तो जॉर्ज फर्नांडिस का अंतिम दिनों का राजनीतिक हाल आप देख सकते हैं।
शरद यादव से अंतिम दिनों में खटपट हुई तो उनका भी आप नतीजा देख सकते हैं। स्वर्गीय दिग्विजय सिंह थे, उनके साथ भी नीतीश कुमार की खटपट हुई तो नतीजा, प्रभुनाथ सिंह से उनका खटपट हुआ तो नतीजा, आनंद मोहन से खटपट हुआ तो नतीजा। तो उसी तरीके से चिराग पासवान को आप देख लीजिए, चिराग पासवान से बगैर बदला लिए, जो नीतीश कुमार का राजनीतिक इतिहास रहा है, मैं उसके हिसाब से कह रहा हूं, बदला सब हो सकता है कि थोड़ा सा हार्ड लग रहा हो, लेकिन ये तो तय है कि नीतीश कुमार राजनीति उस अदावत को भुला नहीं पा रहे हैं जो चिराग पासवान ने 2020 में शुरू किया था। और नीतीश कुमार की एक और शैली जो खास शैली रही है कि वो दुश्मनों को अपने साथ रख करके, जिनसे वे मानते हैं कि ये मेरे राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, उनको कई बार वे अपने पाले में रखते हैं और उनको ये भान भी नहीं होने देते हैं कि अब उनके मन में कुछ चल रहा है, लेकिन इन मौके पर कुछ ऐसा कर देते हैं कि उससे उनका नुकसान होता है। तो चिराग पासवान को कुछ दिनों पहले तक नीतीश कुमार बहुत बड़े स्तर पर स्वागत कर रहे थे, चिराग पासवान भी चाचा के प्रति स्नेह दिखा रहे थे, लेकिन अब जब बातें सीटों को लेकर के आ रही हैं, धीरे धीरे टेबल टॉक तक मामला सीटों के मसले पर पहुंच रहा है एनडीए के भीतर, तब चिराग पासवान और नीतीश कुमार की दूरी दिख रही है। नीतीश कुमार अब चिराग पर वो स्नेह नहीं बरसा पा रहे हैं। नीतीश कुमार जीतन राम मांझी को ज्यादा करीब पा रहे हैं, लेकिन चिराग को अपने करीब नहीं पा रहे हैं। नहीं, पर नीतीश भी तो अभी भी दाव खेलने से चूकते थोड़ी हैं। हर जिले में गए, उन्होंने उनको जो देना था वहां दे दिए और उसके बाद कैबिनेट से अप्रूव करा दिया और बाद में उन्होंने 7 मंत्री भी बना दिया। ये मंत्री बन तो गए पर ये मंत्री कुछ दे तो पाएंगे नहीं, कुछ एलोकेट कर तो पाएंगे नहीं, कोई फैसले ले तो पाएंगे नहीं। क्रेडिट सारा सुदीप नीतीश को ही मिलेगा। पंकज जी, नीतीश जी का पॉलिटिकल एक्यूमेन बिहार के पॉलिटिक्स में तो उनसे ज़्यादा कोई मैंने श्रूड या एक्यूमेन किसी को देखा नहीं है, ये तो आप मान के चलिए। पिछले 17-18 साल से जिस तरह से वो चाह रहे हैं उसी तरह से बिहार का पॉलिटिक्स चल रहा है। लेकिन कोई 2-3 चीज़ पे चेंज हुआ है पंकज जी। जैसे पहले भारतीय जनता पार्टी का कोई भी स्टेटमेंट होता था, अगर थोड़ा सा भी लाइन से हट के होता था, जो नीतीश कुमार के इमेज के फेवर में नहीं रहता था, तो तुरंत एक्सप्लेनेशन आता था और उस नेता को, आपको याद होगा चंद्रमोहन राय वगैरह थे, उस नेता को बड़ा रिप्रेमांड किया जाता था। लेकिन अब वो परिस्थिति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी जो कहना चाहती है घुमा फिरा के अपने शब्दों में कह देता है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी अपना कार्ड जो है, अपना जो स्ट्रैटेजी है, कुछ इस तरह से बनाया है कि अगर नीतीश कुमार जी फिर से पलटी मारेंगे तो उस परिस्थिति में क्या करना है। क्योंकि इस बार मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार एकदम खुले रहेंगे और जो चाहेंगे बिहार के पॉलिटिक्स में करेंगे। और देखिए, जहां तक आप कुशवाहा पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, कुर्मी कोरी की पॉलिटिक्स की क्या रहे हैं, जिस दिन सम्राट चौधरी जी को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने अध्यक्ष बनाया, उप मुख्यमंत्री बनाया, और जैसे ही बजट उन्होंने पास किया, बजट में के भाषण के बाद आपने देखा होगा कितना गर्माहट किया, गर्माहट से उनका स्वागत किया, उनके पीठ थपथपाई। तो कहीं ना कहीं ये चीज तो अब एक्सेप्टेबल हो गया है ना। नीतीश जी भी बड़ा इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि सम्राट चौधरी जी भी एक नेता हैं जो उस वर्ग से उठ रहे हैं। अब दिलीप जायसवाल जी हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के अभी जो अध्यक्ष हैं, वो भी वो ईबीसी वर्ग से आते हैं। तो एक और भारतीय जनता पार्टी के अब जो भी अब देखेंगे ऑफिस बेयरर हैं, बहुत अच्छा चंक उस वर्ग से आ रहा है जिस वर्ग को नीतीश कुमार जी कभी रिप्रेजेंट करते थे। तो ये परिवर्तन तो आया है और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी भी अपनी परिस्थिति समझ रहे हैं, वो स्वास्थ्य के कारण हो या उनको लगता होगा कि अब पॉलिटिक्स मेरे बदौलत ही हम ही एक सरकमस्टेंस पे नहीं रहेंगे, तो वो तो एक समझ में आ रहा है। वो समझ में आ रहा है। लेकिन फैजान सर, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि एक तरफ देखिए एनडीए के भीतर ये रस्म कशी चल रहा है, वो ठीक है, उसकी हमने चर्चा की। महागठबंधन भी इससे अछूता नहीं है। आज अजीत शर्मा कह बैठे कि महागठबंधन का सीएम कौन होगा ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे तय करेंगे। अजीत शर्मा कांग्रेस के कोई छोटे नेता नहीं है, एमएलए हैं, विधानसभा में अपनी पार्टी के नेता भी रहे हैं। सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से कन्हैया हो या अभी प्रभारी हो, जिस तरीके से कांग्रेस को लेकर के कह रहे हैं आरजेडी की बी टीम नहीं है, कन्हैया कह रहे हैं हर सीट पर चुनाव लड़ने को तैयार रहिए, पर कांग्रेस भी पोस्चरिंग कर रही है कि अगर हमें रिस्पेक्टेबल सीट नहीं दोगे और मनचाही सीटें नहीं दोगे तो तैयार रहो, जैसे हमने अरविंद केजरीवाल के साथ किया वैसा हम आपके साथ भी करेंगे।
सवाल ये उठता है कि ये जो खटका लंबे समय से चल रहा है उसको आरजेडी भी एड्रेस नहीं कर रही है। क्या एड्रेस आरजेडी इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि आरजेडी भी टाइम बाय करना चाहती है अंतिम तक, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं होप है कि अगर जेडीयू ने हमारी तरफ देखा तो हम बीजेपी को कई मायने में पटक देंगे। और शायद इसीलिए ये कांग्रेस के साथ जो रस्मकशी चल रहा है वो आरजेडी के तरफ से इसको दूर करने का बहुत गंभीर प्रयास करता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, बिहार में कांग्रेस का इधर जो एटीट्यूड या स्टैंड कहें जो थोड़ा बदला है या कुछ उसमें कुछ नई बात नजर आ रही है, तो वो है कि बिहार में कांग्रेस के नए इंचार्ज कृष्णा अल्लावेरू जब से बने हैं, और वो बनने के बाद से 2-3 मरतबा बिहार का दौरा भी कर चुके हैं, वो आ चुके हैं, लेकिन वो अभी तक उन्होंने आरजेडी के किसी भी लीडर यानी न तो उन्होंने लालू यादव से मुलाकात की और न ही तेजस्वी से मुलाकात की है। वो अपनी ही पार्टी में के लीडरों से बात करके, और वो कह रहे हैं कि साहब हम अपनी ताकत से लड़ेंगे, और ये वो कह रहे हैं। थोड़ा सा बदलाव तो इसमें आया, क्योंकि देखिए अभी तक जितने भी आते थे कांग्रेस के इंचार्ज, वो पहला काम उनका ये होता था कि वो चले जाते थे लालू जी से मिलने के लिए, क्योंकि यहाँ पिछले 20 साल लगभग 20 सालों से कांग्रेस आरजेडी के साथ मिलकर ही इलेक्शन लड़ रही है। 20 साल नहीं, मतलब इसमें कुछ और कम होगा। लेकिन अब अगर इस तरह की बात सामने कुछ आ रही है, कुछ इंडिकेशंस मिल रहा है कि भाई कांग्रेस अपने बलबूते लड़ना चाहती है, तो ये भी बहुत ज्यादा मुझे इसका वो लग नहीं रहा, मुमकिन लग नहीं रहा, क्योंकि कांग्रेस इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो गई है यहाँ आरजेडी पर कि आरजेडी को उसने सारा कुछ अपने राइट्स दे दिए कि भाई हम कितनी सीट पर लड़ेंगे, हम कितने कौन से कैंडिडेट के, यहाँ तक कि कैंडिडेट्स का सिलेक्शन भी कितनी मरतबा हुआ कि आरजेडी या लालू जी की तरफ से हुआ है या उन्होंने किया है कैंडिडेट के सिलेक्शन। तो ऐसी हालत में कांग्रेस किस हद तक और कहां तक अकेले लड़ने का बलबूता दिखाती है, और कहां तक उसको इसका भी यकीन है कि वो यहाँ कितने सीटों पर इलेक्शन लड़, क्योंकि कई बार तो यहाँ तक ये भी बातें आती हैं कि कांग्रेस के पास तो इतने उम्मीदवार भी नहीं है कि वो इतने सीटों पर इलेक्शन लड़ सके, यानी इतनी कमजोर हो चुकी है कांग्रेस। अब उस कांग्रेस को एक इंचार्ज आके कितना, इंचार्ज ठीक है, वो बताया जाता है कि वो राहुल गांधी के नजदीकी हैं, उनके दोस्त हैं, लेकिन उसके बावजूद बिहार की सिचुएशन को कृष्णा अल्लावेरू कितना समझ पाए हैं, कितना समझ रहे हैं, ये तो वही जानते होंगे और उनकी पार्टी के लोग भी जानते होंगे। जहां तक इलेक्शन में अगले इलेक्शन की बात है, मुझे लगता है कि अभी भी कांग्रेस वो दिल्ली वाली बात यहाँ नहीं होगी कि वो किसी को बिल्कुल डंप कर दे या उससे अलग हट जाए, क्योंकि वहां तो कोई अलायंस दिल्ली में तो केजरीवाल के साथ कभी रहा नहीं, लेकिन बिहार में तो ये बहुत पुराना अलायंस चल रहा है कांग्रेस का आरजेडी के साथ, और वो इतना मजबूत अलायंस है कि उसको इतनी जल्दी और इतनी आसानी से तोड़ा भी नहीं जा सकता कि हम अचानक आज ये रात में फैसला कर लें कि हमको अकेले लड़ना है और हम अकेले सारे 243 सीटों पर हम लड़ेंगे इलेक्शन। ये मुमकिन नहीं है। ये मुमकिन नहीं है, लेकिन आपने कहा लोकसभा चुनाव में तो दिल्ली में अलायंस था ना अरविंद केजरीवाल के साथ, विधानसभा चुनाव में नहीं रह पाया। और विधानसभा चुनाव में इसलिए नहीं रह पाया क्योंकि कांग्रेस अब ये बताना चाह रही है अपने एलाइज को कि बीजेपी से लड़ाई आमने सामने है, पर हमारी असली लड़ाई तुमसे भी है, क्योंकि तुम हमारे कॉस्ट पे ही सत्ता में हो, हमारे वोट के दम पर ही तुम सत्ता में हो। और जब से भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस का कॉन्फिडेंस खास तौर पर जगह है, मजबूत हुआ है, उसको लगा है कि अब माइनॉरिटीज मेरी तरफ देख रहे हैं, तो क्यों ना हम अपने एलाइज के साथ रिस्पेक्टेबल सीट मांगे। और यही तो कांग्रेस कह रही है कि कांग्रेस की ये पोस्चरिंग है कि तुम 70 सीटें जो हमारी मन माफिक सीटें हैं, जहां हम जीत सकते हैं, ऐसी सीटें मत दो 70 में 45 जहां महागठबंधन कभी जीता ही नहीं है।
तो कायदे से 25 सीटें दिए, 25 में हम 19 जीत ही गए, तो कैसे कहते हो कि मेरी वजह से आप 2020 हार गए? ये तो मत कहिए। तो इसलिए कांग्रेस अब पॉस्चरिंग इस तरीके से कर रही है कि ठीक है, अगर आप हमें ये मानेंगे कि आप के दम पर हम चल रहे हैं तो ये सही नहीं है, फिर हम अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। इसलिए कन्हैया कुमार बिहार पहुंच जाते हैं और इसीलिए तमाम वो नेता जो आरजेडी को खटकेंगे वो अलग अलग तरह का बयान दे रहे हैं, और बयान दे रहे हैं तो साफ कह रहे हैं 70 मन माफिक सीट। और आज तो अजीत शर्मा ने कह दिया कि सीएम भी डिक्लेयर नहीं हुआ। मृत्युंजय शर्मा, इन सब के बीच मैं यही एक चीज देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं आरजेडी का जो टॉप लीडरशिप है वो ये मानता है कि भाई नीतीश के बगैर सत्ता नहीं मिल सकती, और इसीलिए नीतीश इंपॉर्टेंट भी है, भले ही 43 सीटें ही उनके पास क्यों ना हो। तभी तो इस दम पे नीतीश 122 सीटों की मांग कर रहे हैं। भले ही ये प्रेशर पॉलिटिक्स हो, लेकिन उनकी डिमांड है और इसीलिए वो बार्गेन कर रहे हैं। जो सिंगल लार्जेस्ट, जो सबसे लार्जेस्ट पार्टी है वो भी उनको लेने को तैयार है, सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी भी चाहती है कि भाई नीतीश हमें छोड़ करके नहीं जाए। तो हॉट केक ये हैं, इसीलिए ये बार्गेन कर रहे हैं। जी बिल्कुल पंकज जी, इनफैक्ट आप देखेंगे कि जदयू का जो वोट प्रतिशत रहा है पिछली बार, हम सभी को पता है कि जो इलेक्शंस थे उसमें एक बहुत बड़ा रोल चिराग जी की पार्टी और कुशवाहा जी और इन लोगों ने कुछ कुछ सीटों पे प्ले किया, जिस कारण से जदयू रिड्यूस हो गई 43 पे। लेकिन आप देखेंगे कि मोटा मोटी पिछले 25 वर्षों का आप इतिहास देख लीजिए, उनका जो वोट प्रतिशत एक प्रकार से रहा है, गठबंधन में भी जब वो लड़ते हैं तो 20% के आसपास उनका वोट शेयर वो एकदम इंटैक्ट है, वो कहीं नहीं जाता। और वो हम सबको पता है कि ईबीसी वर्ग से लोग आते हैं, उसमें महिलाओं से लोग आते हैं, ओबीसी में भी कुर्मी और कुशवाहा से आते हैं, दलितों में से कुछ कुछ जातियों से आते हैं, तो वो वोट बैंक एकदम इंटैक्ट है। और सबको ये पता है कि वो वोट बैंक नीतीश जी के साथ है। जदयू ठीक है पार्टी होगी, लेकिन वो नीतीश जी के फेस पे ही आता है, वो जनता दल यूनाइटेड पार्टी के तौर पर नहीं आता है। पहली चीज ये। दूसरा, राजद भी इस बात को बहुत अच्छे से समझती है कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस ने खुद को एनीवे, आप देखिएगा पंकज जी, राष्ट्रीय स्तर पर करीब करीब सारे स्टेट्स में, 2-3 स्टेट को आप छोड़ दीजिए जहां भी वो सत्ता में है, उसने अपने आप को एक सेकंड प्लेयर के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया है। अगर दिल्ली में भी वो अलग से चुनाव लड़ी थी तो बस इसलिए लड़ी थी, उसने कहा कि ठीक है हम अपना वोट परसेंटेज इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि हमारे बिना तुम सत्ता में नहीं आ सकते हो। उसकी मंशा कभी भी जीतने की नहीं थी, उसको पता था वो जीतने नहीं जा रही। बिहार में भी आप देखेंगे यही है। कांग्रेस को बहुत क्लियर है कि इस अलायंस में भी वो एक छोटी पार्टी है, सेकंड में भी सिर्फ जैसे जदयू और बीजेपी में फर्स्ट सेकंड का डिफरेंस है उतना ही, सिर्फ नहीं, वो एक बहुत ही छोटी पार्टी है आरजेडी के कंपैरिजन में। तो उसका बस और बस इतना मकसद है कि पहला, सब कुछ अच्छा रहे तो सत्ता में आ जाए राजद के साथ, और दूसरा, अगर किसी प्रकार की खटपट हो और किसी प्रकार से उसको उसका जो ड्यू है वो ना मिले तो राजद को दिखाने की कोशिश करे कि देखिए ये हमारी शक्ति है, अभी भी बिहार में मेरा थोड़ा सा जनाधार है, तो आपको बहुत नुकसान होगा मेरे साथ नहीं आने से। मुझे लगता है दिल्ली में कांग्रेस ने अलग से चुनाव लड़ा क्योंकि एक अर्बन सीट है, बहुत ज्यादा कैडर की जरूरत नहीं पड़ती है, लड़ना आसान होता है। लेकिन बिहार जैसे प्रदेश में, जहां सुदीप जी शायद अभी बोल रहे थे, फैजान साहब बोल रहे थे कि बिहार का संगठनात्मक स्ट्रक्चर ही कुछ नहीं है गांव में, तो रूरल एरियाज में आपको अगर चुनाव लड़ना है बिहार जैसी जगह में, तो सबसे पहले तो 2-3 साल आपको संगठन खड़ा करने में लग जाएगा। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस कभी भी ये गलती नहीं करेगी कि अकेले चुनाव में जाएगी, क्योंकि एक बार अगर वो अकेले चुनाव में चली जाती है पंकज जी, तो उसका जो वोट शेयर होगा, सीट्स तो सिंगल डिजिट एकदम किसी हाल में नहीं पार करने वाले हैं, वोट शेयर भी 5% से कम आ जाएगा। तो आगे के लिए वो अपना बार्गेनिंग पावर लूज कर जाएगी। वो अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहेगी कि हम इतना ज्यादा रिड्यूस हो चुके हैं कि देखिए अपने दम पर हम सिंगल डिजिट नहीं पार कर पा रहे। वो गलती कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व कभी नहीं करेगी। और ये चीज राजद के भी, जो खास करके लालू जी समझते हैं कि कांग्रेस अपने इस रिड्यूस नेचर को समझती है, तो उसको जितना तोड़ मड़ोड़ सके उसको मड़ोड़े, लेकिन अंत में उसको साथ रखना भी जरूरी है। कांग्रेस को जैसी अलग करेंगे माइनॉरिटी वोट्स टूट जाएंगे और फिर तो किसी हाल में राजद के जीतने की कोई स्थिति नहीं बन के आती। चलिए, आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन मेरा अगला सवाल होगा सुदीप कि अगर चिराग को मनमाफिक सीट नहीं मिलता है, मांझी को मनमाफिक सीट नहीं मिलता है, वहाँ महागठबंधन में कांग्रेस को मनमाफिक सीट नहीं मिलता है, आप देख लीजिए वीआईपी को मनमाफिक सीट नहीं मिलता है, तो फिर से क्या प्रदेश में आप कोई पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट देखते हैं क्या? इधर उधर पार्टियां जा सकती हैं क्या? आपको अभी इसकी संभावना दिखाई पड़ रही है?
क्योंकि पिछले बार तो महागठबंधन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था और बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ करके मुकेश सहनी बाहर आए और फिर एनडीए में शामिल हो गए थे। तो क्या इस तरह का कुछ अभी बिहार की राजनीति में आपको दिखाई पड़ रहा है क्या? पंकज जी, मेजर रीअलाइनमेंट तभी होगा जब नीतीश जी अगर पाला बदलने का सोचते हैं, तभी होगा। अदरवाइज वीआईपी छोड़ के मुझे नहीं लगता है कोई बहुत ज़्यादा रीअलाइनमेंट की बात है। कहने के लिए कहते हैं कि 40 सीट 50 सीट चाहिए, लेकिन देख लेंगे आप कि मिला जुला के जो उतना ही सीट मिलेगा, 40 से 45-50 सीट मैक्सिमम में जो भी एनडीए का सहयोगी है उनको उसमें कंपनसेट करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता है। देखिए, जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस चाहती भी नहीं है कि उसका ऑर्गेनाइजेशन खड़ा हो और वो अकेले चुनाव लड़े। कहीं भी कांग्रेस में ये सोच नहीं होता है। कांग्रेस का ये सब जितना भी हल्ला गुल्ला होता है वो इलेक्शन के समय भी आता है। आपने कहीं भी नहीं देखा होगा कि ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करने के लिए कोई सीरियस एफर्ट हो। एक आप भारत जोड़ो आंदोलन साउथ इंडिया में थोड़ा सा सक्सेसफुल रहा, अदरवाइज कहीं नहीं रहा। 2024 के चुनाव में आप एक अलायंस की भी बात कर रहे हैं और बंगाल में आप भारत जोड़ो आंदोलन का अगला चरण कर देते हैं जिससे ममता बनर्जी बदल गई। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत ज्यादा सीरियस थॉट वहां पे है कांग्रेस के सेंट्रल नेतृत्व में, जहां पे पॉलिटिक्स में, जहां पे वो बिहार ऐसे राज्य में जहां पे जातीय समीकरण और जातीय इक्वेशन की बहुत महत्वपूर्ण है, वहां पे वो आरजेडी को छोड़ के अपने आप पे कुछ करे। फैजान सर, अगर हम एनडीए की बात करें तो आपको लगता है मोटा मोटी कहां पर बात बन जाएगी? और महागठबंधन की बात करें तो कांग्रेस कितनी सीटों पर मान जाएगी? अगर मैं ऐसे एक स्पेकुलेशन पूछूं आपको, अगर लगता है कि एनडीए इंटैक्ट रहेगा तो नीतीश कितने पे मान जाएंगे, चिराग कितने पे मान जाएंगे, बॉटम लाइन क्या होगा? और उसी तरीके से कांग्रेस के लिए बॉटम लाइन क्या होगा? मुझे लगता है कि नीतीश जी वही 100-105 सीटों पर वो मान जाएंगे और मुझे लगता है कि बीजेपी भी इतनी ही सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी। बाकी जो सीटें बचेंगी वो उसके जो 3 एलाइज हैं उनमें जाएगी। उसमें भी मुझे लगता है कि शायद 20 सीटें चिराग पासवान को और मैक्सिमम 10 सीटें मांझी जी को ये मिलेंगी। महागठबंधन में देखेंगे तो बहरहाल 70 तो नहीं मिलने जा रही है कांग्रेस को, और लेकिन ये तो तय है कि उसमें सबसे ज्यादा सीटें अगर लड़ेगी तो आरजेडी है। आरजेडी सबसे ज्यादा सीटें लड़ेगी और उसके बाद वो कांग्रेस को 30-35 दे या अपने लेफ्ट पार्टीज को, सीपीआई एमएल को ज्यादा सीटें देंगे वो, और इस तरह से वो उनके यहाँ वो होगा। लेकिन जो मेन मुद्दा है वो बहरहाल यही है कि एनडीए में किसको कितनी सीटें मिलती हैं लड़ने के लिए और नीतीश कुमार कितनी सीटों पर तैयार हो जाते हैं। मुझे जो जानकारी और जो इंडिकेशन जो लग रहा है वो यही है कि 100-105 वगैरह सीटें पर ही वो एनडीए इस पर राजी हो जाएगा। प्रियदर्शी रंजन, आप सहमत हैं? नहीं, बहुत हद तक तो सहमत हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि चीजें जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ जा रहे हैं कि 100 सीटें से अधिक जाएंगे वो लोग। 90 सीट मुझे लग रहा है कि जनता दल यूनाइटेड को भारतीय जनता पार्टी देने को राजी हो जाएगी, क्योंकि इस बार निर्णायक भूमिका में सीटों के बंटवारे में भारतीय जनता पार्टी रहेगी। और आपने पहले भी जो सवाल पूछा था कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार की दूरियां क्यों बढ़ रही है, पहले जो प्रेम था, कारण यही है कि भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को भी एडजस्ट कर रही है। तो उन सीटों जो चिराग पासवान को सीटें दी जाएंगी वो कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड के कोटे से काटी जाएंगी। तो इस लिहाज से जनता दल यूनाइटेड 100 सीटों से नीचे आएगी और चिराग पासवान को जो सीटें दी जाएंगी वो जनता दल यूनाइटेड के कोटे से रहेगा। चलिए, तो अब ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल रस्साकशी जारी है। जेडीयू ने बीजेपी से अपनी मांग रख दी है बीजेपी के सामने। अब बीजेपी कैसे इसको मैटरलाइज करती है ये देखना दिलचस्प होगा। बिहार की बात में सुदीप प्रताप सिंह, फैजान अहमद साहब, प्रियदर्शी रंजन, मृत्युंजय शर्मा जी, आप सभी लोगों का शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।